प्रलय की छाया यह कविता हंस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। जयशंकर प्रसाद जी के काव्य संकलन लहर में यह कविता संकलित है। यह कविता इतिहास की घटना एवं नारी के मनोविज्ञान का विश्लेषण प्रस्तुत करती है। गुर्जर की रानी कमला के मन में उठते भावों को इस कविता में प्रसाद जी ने चित्रित किया है। अलाउद्दीन के शासनकाल में गुजरात में बघेला राजा कर्ण का शासन था। अलाउद्दीन ने गुजरात को लूटने का निश्चय किया और उलुग खां तथा नसरत खां को इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए 1299 ईस्वी में गुजरात भेजा गया। राजा कर्ण की पत्नी कमलावती दुश्मनों के हाथ लगी। राय कर्ण ने पुत्री देवल देवी के साथ किसी तरह देवगिरी के राजा रामचंद्र के यहाँ शरण ली। यहीं से मलिक काफूर भी अलाउद्दीन को प्राप्त हुआ, जिसका नाम इतिहास में बार बार याद किया जाता है। यह कमला अपने सौंदर्य और यौवन से मदमाती थी, किंतु सुल्तान अलाउद्दीन के आक्रमण के बाद उसके मन में यह भाव उठा, पद्मिनी जली थी स्वयं, किंतु मैं जला दूंगी वह दावानल ज्वाला जिसमें सुल्तान जले। कर्णदेव को बचाने के लिए मलिक को सुल्तान के कोप से बचाया गया था। वही मलिक काफूर खुसरो नामक दास बना और उसने ही अलाउद्दीन को खत्म किया था। इतिहास के अनुसार मलिक काफूर, जो कि अलाउद्दीन खिलजी का विश्वस्त बना, वही उसके अंत का कारण भी बना। इस ऐतिहासिक घटना पर आधारित इस लंबी कविता में प्रसाद जी ने स्त्रियोचित मनोविज्ञान को अतीत गाथा के साथ जोड़ने का प्रयत्न किया है। कविता कुछ इस प्रकार है। थके हुए दिन के निराशा भरे जीवन की संध्या है आज भी तो धूसर क्षितिज में, और उस दिन तो निर्जन जलधि बेला रागमयी संध्या से सीखती थी सौरभ से भरी रंग रलियां। दूरागत वंशी रव गूंजता था धीवरों की छोटी छोटी नावों से। मेरे उस यौवन के मालती मुकुल में रंध्र खोजती थी रजनी की नीली किरणें। उसे उकसाने को, हंसाने को पागल हुई मैं अपने ही मृदुगंध से। कस्तूरी मृग जैसी पश्चिम जलधि में मेरी लहरीली नीली अलकावली समान लहरें उठती थीं मानो चूमने को मुझको, और सांस लेता था समीर मुझे छूकर। नृत्य लीला शैशव की स्फूर्तियाँ दौड़कर दूर जा खड़ी हो हंसने लगीं। मेरे तो चरण हुए थे विजड़ित मधुभार से। हंसती अनंग बालिकाएं अंतरिक्ष में मेरी उस क्रीड़ा के मधु अभिषेक में नत शिर देख मुझे। इन पंक्तियों का अर्थ इस तरह ग्रहण किया जा सकता है। गुजरात नरेश राजा कर्ण की पत्नी कमलावती अपने बीते दिनों को याद करते हुए कहती हैं कि निराशा एवं थकान से भरे जीवन के धूसर या मटमैले क्षितिज में संध्या दिखाई दे रही है। जीवन में निराशा, थकान और क्षितिज के मटमैले होने की बात इसलिए कही गई है क्योंकि रानी कमलावती जिन संकल्पों, विचारों और आशाओं के साथ पति राजा कर्ण का बदला अलाउद्दीन खिलजी से लेना चाहती थीं, अलाउद्दीन की हत्या के बाद भी कमला देवी को वह संतोष प्राप्त नहीं हो रहा है। रानी कमलावती कहती हैं कि एक और रागमयी संध्या मेरे जीवन में आई थी। पूर्व जीवन की वह संध्या जिसमें कमलावती के सौंदर्य पर मोहित होकर गुजरात के राजा कर्ण ने उन्हें अपनी रानी बनाया था और एक धीवर की पुत्री गुजरात की रानी बनी थी। उस समय का स्मरण करते हुए कमलावती कहती हैं कि समुद्र का शांत किनारा संध्या से
आनंदपूर्वक प्रेम क्रीड़ा करना सीख रहा था। वह संध्या भी मेरे जीवन की ही संध्या थी। मछली पकड़ने वाले मछुआरों की छोटी छोटी नावों से दूर से आती हुई वंशी की मधुर ध्वनि गूंज रही थी। वह संध्या मानो मेरे जीवन में यौवन का शुभारंभ करना चाहती थी। उस समय मेरा यौवन मालती की उस अध खिली कली के समान था, जिसका मुंह जरा जरा खुलकर विकसित होना चाह रहा था। मालती मुकुल में जैसे रात्रि की नीली नीली किरणें रंध्र तलाश कर प्रवेश करती हैं, उसी तरह रात्रि मेरे यौवन को और अधिक मादक बनाने का प्रयास कर रही थी। जिस तरह कस्तूरी मृग अपनी नाभि से उठती सुगंध से मस्त होकर उसी के तलाश में पागल सा बन जाता है, उसी तरह मैं भी यौवनागम की मादकता से पागल हो रही थी। ऐसे समय में पश्चिमी समुद्र के श्याम रंग के जल की लहरें ठीक उसी तरह उठ रही थीं, जैसे मेरी श्याम वर्णी केश राशि मेरे मुख पर छाकर मुझे चूमना चाह रही थी। मंद शीतल वायु इस तरह बह रही थी मानो वायु मुझे छूकर मेरे यौवन के माधुर्य में मुग्ध होकर ठंडी ठंडी सांसें ले रहा हो। मेरे शैशव काल अर्थात बचपन की सारी चंचलता स्फूर्ति दौड़कर मुझसे दूर जा खड़ी हो गई थी और मुझे देख हंस रही थी, अर्थात मुझसे बचपन की चंचलता दूर हो चुकी थी। यौवन के मधुर भार से मेरे पैर जड़े हुए थे। यौवन माधुर्य से परिपूर्ण थी मैं, और मुझे यौवन के आगे नतमस्तक देखकर अंतरिक्ष में कामदेव की बालिकाएं भी मुझ पर हंस रही थीं। कविता की अगली पंक्तियां कुछ इस तरह हैं। कमनीयता थी जो समस्त गुजरात की, हुई एकत्र इस मेरी अंगलतिका में, पलकें मदिर भार से थी झुकी पड़ती, नंदन की शत शत दिव्य कुसुम कुंतला, अप्सराएं मानो वे सुगंध की पुतलियां, आ आकर चूम रही अरुण अधर मेरा, जिसमें स्वयं ही मुस्कान खिल पड़ती। नूपुरों की झनकार खुली मिली जाती थी चरण अलग तक की लाली से, जैसे अंतरिक्ष की अरुणिमा पी रही दिगंत व्यापी संध्या संगीत को। कितनी मादकता थी, लेने लगी झपकी में सुख रजनी की विश्रम्भ कथा सुनती, जिसमें थी आशा अभिलाषा से भरी थी जो, कामना के कमनीय मृदुल प्रमोद में जीवन सुरा की वह पहली ही प्याली थी। आंखें खुली, देखा मैंने चरणों में लौटती थी विश्व की विभव राशि, और थे प्रणत वहीं गुर्जर महेप भी, वह एक संध्या थी। इन पंक्तियों का अर्थ हम इस तरह ग्रहण कर सकते हैं। धीवर कन्या कमलावती के सौंदर्य की चर्चा चारों ओर फैल चुकी थी। उसे सुनकर ही गुजरात नरेश कर्णदेव संध्या वेला में कमलावती से मिलने पहुंचे थे। उसी संध्या का स्मरण करती हुई कमलावती कहती हैं कि यौवन की कमनीयता से पूर्ण मेरे सुंदर शरीर रूपी लता में मानो सारे गुजरात का सौंदर्य आकर एकत्र हो गया था। यौवन की मादकता के भार से मेरी पलकें झुकी पड़ती थीं। आंखों में यौवन रूपी नशे का प्रभाव था। देवताओं के नंदनवन की सैकड़ों अप्सराएं जो केशों में पुष्प धारण करती थीं, मानो वे सुगंध का साकार रूप थीं, वे मेरे उन लाल लाल ओठों को आकर चूमा करती थीं, जिनमें सुंदर सहज स्वाभाविक मुस्कान फूट रही थी। आगे कमलावती स्मरण कर कहती हैं कि मेरे पैरों में महावर या आलते की लाली के साथ नूपुर या घुंघरुओं की मधुर ध्वनि मिलकर
ठीक उसी तरह सौंदर्य सृष्टि कर रही थी जैसे आकाश में संध्या काल की लालिमा अपने साथ मधुर संध्या संगीत को समाहित कर सौंदर्य का संचार करती है। तात्पर्य यह कि संध्या काल में चारों दिशाएं लाल होती हैं और संपूर्ण दिशाओं में फैली मधुर ध्वनियाँ धीरे धीरे उस संध्या काल से मिलकर मानो समाप्त होना चाहती हैं। ठीक उसी तरह पैरों में महावर से उपजा रक्तिम सौंदर्य पैरों के घुंघरुओं में घुल मिल रहा था। कमलावती पुनः कहती हैं कि उस समय यौवन के कारण मुझ में कितनी मादकता थी। ऐसे समय में मैं सुख रजनी की प्रणय कथा सुनते सुनते झपकी लेने लगी थी, अर्थात मैं रात्रि के सुख की आशा में डूब रही थी एक अभिलाषा के साथ। मन की कोमल भावनाएं आनंद प्राप्ति की कामना से भरी थीं। मेरे नव यौवन ने मानो मुझे सुरा की या नशे की वह पहली ही प्याली पिलाई थी जिसकी मादकता का प्रभाव मेरे जीवन पर पूरी तरह छा गया था, अर्थात नव यौवन का यह पहला प्रभाव था जिसकी मादकता में मैं चूर थी। ऐसी मादकता में जब मेरी आंखें खुलीं तो मुझे ऐसा प्रतीत हुआ मानो सारे संसार के वैभव, ऐश्वर्य, समृद्धि, सुख की संचित राशि मेरे चरणों पर लौट रही हो, क्योंकि उस संध्या काल में मेरे सम्मुख थे गुजरात नरेश कर्ण। उस संध्या काल में गुजरात नरेश को मैंने अपने सम्मुख प्रणय याचना करते देखा था। वह संध्या भी मेरे ही जीवन की सुंदर एवं अनुपम संध्या थी। कविता की अगली पंक्तियां इस तरह हैं। श्यामा सृष्टि युवती थी, तारक खचित नीलपट परिधान था अखिल अनंत में। चमक रही थी लालसा की दीप्त मणियां, ज्योतिमयी, हासमयी, विकल विलासमयी। बहती थी धीरे धीरे सरिता उस मधु यामिनी में, मदकल मलय पवन लेले फूलों से मधुर मरंद बिंदु उसमें मिलाता था। चांदनी के अंचल में हरा भरा पुलिन अलस नींद ले रहा, सृष्टि के रहस्य सी परखने को मुझको तारकाएं झांकती थीं। शत शत दलों की मुद्रित मधुर गंध भीनी भीनी रोम में बहाती लावण्य धारा। स्मर शशि किरणें स्पर्श करती थीं इस चंद्रकांत मणि को। स्निग्धता बिछलती थी जिस मेरे अंग पर, अनुराग पूर्ण था हृदय उपहार में। गुज्जरेश पांवड़े बिछाते रहे पलकों के, तिरते थे मेरी अंगड़ाइयों की लहरों में। पीते मकरंद थे मेरे इस अतखिले आनन सरोज का। कितना सुहाग था, कैसा अनुराग था, खिली स्वर्ण मलिका की सुरभित वल्लरी सी, गुर्जर के थाले में मरंद वर्षा करती मैं। इन पंक्तियों का अर्थ कुछ इस तरह ग्रहण किया जा सकता है। रानी कमलावती का विवाह राजा कर्णदेव से हुआ। एक धीवर कन्या गुजरात की रानी बनती हैं। रानी कमलावती राजा कर्णदेव की पत्नी बनकर पहली बार वसंत की रात्रि में राजा कर्णदेव से मिली थी। उसका स्मरण करते हुए वे कहती हैं, संपूर्ण सृष्टि रात के अंधकार को ओढ़े हुए थी, मानो वह रात्रि नहीं, यौवन से पूर्ण श्यामा युवती थी और तारों से भरा नीला आकाश मानो उसका नील परिधान था या नीला वस्त्र था। रात्रि में नीले आकाश में चमकते तारों की शोभा मानो श्यामा युवती के नील वस्त्रों में जड़े हुए रत्न की तरह थी। अनंत में या आकाश में चमकते तारों को देख कमलावती पुनः स्मरण कर कहती हैं कि वे तारे ऐसे जान पड़ते थे मानो विराट आकाश में ज्योति नहीं अपितु हास्य से बेचैन कर देने वाली विलास से भरी लालसा की अनेक मणियां चमक रही हों।
आसमान में चमकते अनगिनत तारे अनेक आकांक्षाओं और कामनाओं के प्रतिरूप लग रहे थे। उस मधुयामिनी अर्थात वासंती रात में धीरे धीरे मस्ती में भूला हुआ मदोन्मत्त पवन तरह तरह के मधुर पुष्परस को बड़ी चतुराई से मिला रहा था। धीरे धीरे चांद निकल आया था और चांदनी के अंचल में समीप बह रही नदी का हरा भरा किनारा भी मानो अलसा कर निद्रा में डूब गया था। अर्थात मधुर चांद की चांदनी सर्वत्र बिछ गई थी। ऐसी चांदनी रात में नदी के किनारों पर सुख देने वाली शांति एवं नीरवता फैली हुई थी। कमलावती पुनः आकाश में निकले तारों के लिए कहती हैं कि आसमान में चमक रहे तारों को देख ऐसा लग रहा था मानो मैं कमलावती सृष्टि का रहस्य हूँ और उस रहस्य को जानने पहचानने के लिए तारागण आसमान से झांक रहे हों। सैकड़ों फूलों की पंखुड़ियों में छिपी हुई भीनी भीनी सुगंध मेरे रोम रोम में प्रवेश कर सौंदर्य को और बढ़ा रही थी। मैं उस चंद्रकांत मणि की तरह थी जिसका स्पर्श चंद्र किरणें करना चाह रही थीं। अर्थात चंद्रमा की किरणों का स्पर्श पाकर जिस तरह चंद्रकांत मणि पिघल जाती है, उसी तरह चंद्रमा की किरणें मेरे उस रूप को स्पर्श कर रही थी जिसमें पहले से ही सुकुमारता कोमलता फिसल रही थी। कमलावती के रूप सौंदर्य का लावण्य इन पंक्तियों में स्पष्ट हो रहा है। कमलावती आगे कहती हैं कि जब मैं गुजरात की रानी बनी तब राजा कर्णदेव का हृदय मेरे लिए अनुपम प्रेम से पूर्ण था। वे मेरे लिए अपनी पलकों के पावड़े बिछाया करते थे। जिस तरह कोई व्यक्ति लहरों में तैरता है, उसी तरह मेरे यौवन से पूर्ण मेरी मदोन्मत्त अंगड़ाइयों में वे तिरा करते थे। उस प्रेम में कितना सौभाग्य था। मेरा मुख जो कि अधकिले कमल पुष्प की तरह था, उसका मकरंद पान राजा कर्णदेव किया करते थे। मैं सोन जूही की सुगंध से भरी लता की तरह गुजरात के राजा कर्णदेव के साथ आनंद की वर्षा किया करती थी। अर्थात जिस तरह सोन जूही की बेल खिलकर पुष्परस की वर्षा करती है, उसी तरह मैं गुजरात नरेश के साथ आनंद वर्षा किया करती थी। अगली काव्य पंक्तियां हैं। और परिवर्तन वह क्षितिज पटे को आंदोलित करती हुई नीले मेघमाला से नियति नटी थी आई सहसा गगन में। तड़ित विलासी नचाती भौहें अपनी, पावक सरोवर में अवभृत स्नान था। आत्मसम्मान यज्ञ की वह पूर्णाहुति, सुना जिस दिन पद्मिनी का जल मरना। सती के पवित्र आत्म गौरव की पुण्य गाथा गूंज उठी भारत के कोने कोने जिस दिन। उन्नत हुआ था भाल महिला महत्व का, दृप्त मेवाड़ के पवित्र बलिदान का। उर्जित आलोक आंख खोलता था सबकी, सोचने लगी थी कुल वधुएं कुमारिकाएं जीवन के अपने भविष्य को नए सिरे से। उसी दिन बींधने लगी थी विस्मय परतंत्रता। देव मंदिरों की मूक घंटा ध्वनि व्यंग करती थी जब दीन संकेत से जाग उठी जीवन की लाज भरी निद्रा से। मैं भी थी कमला रूप रानी गुजरात की, सोचती थी पद्मिनी जली स्वयं किंतु मैं जलाऊंगी वह दावानल ज्वाला जिसमें सुल्तान जले। देखे तो प्रचंड रूप ज्वाला सी धधकते, मुझको सजीव वह अपने विरुद्ध। आह कैसी वह स्पर्धा थी, स्पर्धा थी रूप की। पद्मिनी की बाह्य रूपरेखा चाहे तुच्छ थी, मेरे इस सांचे से ढके हुए शरीर के सन्मुख नगण्य थी। देखकर मुकुर पवित्र चित्र पद्मिनी का, तुलना कर उससे मैंने समझा था यही। वह अतिरंजित सी तूलिका चितेरी की फिर भी कुछ कम थी, किंतु था हृदय कहाँ वैसा दिव्य।
अपनी कमी थी इतरा चली हृदय की, लघुता चली थी माप करने महत्व की। इन पंक्तियों का अर्थ हम इस तरह समझ सकते हैं। रानी कमलावती अपने पूर्व जीवन के विविध अध्यायों का स्मरण करती हुई कह रही हैं कि राजा कर्णदेव के साथ ऐश्वर्य का उपभोग करते हुए मेरे जीवन के दिन गुजर रहे थे, तभी एक परिवर्तन हुआ। यह परिवर्तन बड़ा ही भयंकर एवं विचित्र था। अचानक मानो नेति रूपी नटी क्षितिज रूपी पर्दे को आंदोलित करती हुई बिजली की तरह अपनी भौहों को नचाती हुई आकाश में नीली मेघमाला के समान आ पहुंची। इस परिवर्तन को कमलावती नीति नटी का ऐसा अभिनय बता रही है जिसमें क्षितिज मानो अभिनय हेतु रंगमंच का पर्दा था जो आंदोलित हो उठा। नटी की भौहें मानो नीले बादलों के बीच चमक उठने वाली बिजली थी। इस तरह नियति नटी ने अभिनय करना आरंभ किया। कमलावती कहती हैं कि मैंने रानी पद्मिनी के बारे में जब सुना कि दिल्ली के बादशाह अलाउद्दीन खिलजी ने एक विशाल सेना के साथ चित्तौड़ पर आक्रमण किया, तब पराजय की आशंका के कारण सतीत्व, स्वाभिमान एवं आत्मगौरव की रक्षा के लिए चित्तौड़ की रानी पद्मिनी ने अनेक अन्य राजपूत वीरांगनाओं के साथ अग्नि में इस तरह प्रवेश किया मानो अग्नि का वे स्नान करना चाह रही हों। यह स्नान बिल्कुल वैसा ही था जैसे कोई यजमान यज्ञ के पूर्ण होने पर पूर्णाहुति देकर शुद्धि के लिए सरोवर में स्नान करता है। रानी पद्मिनी के आत्मगौरव की यह पुण्य गाथा भारत के कोने कोने में गूंज उठी थी। नारी के महत्व का मस्तक ऊंचा हुआ था। संपूर्ण भारत में रानी पद्मिनी को प्रतिष्ठा प्राप्त हुई थी। चित्तौड़ की रानी पद्मिनी तथा अन्य वीरांगनाओं के पवित्र बलिदान का तेजपूर्ण आलोक सभी की आंखें खोल चुका था। भारत की कुमारियां, युवतियां, स्त्रियां, कुल की वधुएं सभी अपने जीवन एवं भविष्य के बारे में पुनर्विचार करने लगी थीं। यह परतंत्रता उसी दिन से मुझे कष्ट और दुख देने लगी थी। आतताइयों के अत्याचार से मंदिरों की घंटा ध्वनि भी मानो मूक हो गई थी। उसके मूक संकेतों में छिपे व्यंग से मैं लज्जा भरी निद्रा से जाग उठी, अर्थात अत्याचार का मुकाबला करने की जागृति मेरे अंदर उत्पन्न हुई। मैंने रानी पद्मिनी के बारे में सुना, तब मुझे लगा कि यदि पद्मिनी मेवाड़ की अनिंद्य सुंदरी थीं, तो मैं भी गुजरात की रानी सौंदर्यमयी कमलावती हूँ। पद्मिनी ने सतीत्व की रक्षा के लिए स्वयं की आहुति दे दी, स्वयं को अग्नि में समर्पित कर दिया, किंतु मैं जलूंगी नहीं, अपितु जिस तरह दावानल पूरे जंगल को जलाकर नष्ट कर देती है, उसी तरह मैं सुल्तान को जलाकर नष्ट कर दूंगी। अलाउद्दीन मुझे अपने विरुद्ध सौंदर्य की धधकती ज्वाला की तरह प्राप्त करेगा, जिसमें वह स्वयं जल जाएगा। मैंने उस दिन पद्मिनी के रूप सौंदर्य की स्पर्धा की थी। पद्मिनी का बाह्य सौंदर्य, शारीरिक सौंदर्य मेरे सम्मुख नगण्य था। मैं अपनी तुलना पद्मिनी से कर रही थी। दर्पण के सम्मुख स्वयं का सौंदर्य निहार कर मैं पद्मिनी के चित्र को देखकर उसे अपने सम्मुख तुच्छ मान रही थी। यह भी सत्य था कि किसी कुशल चित्रकार की सदी हुई तूलिका से बनाई गई थी पद्मिनी, फिर भी वह रूपाकृति मुझे कुछ कम लग रही थी। किंतु उस पद्मिनी के पास जैसा पवित्र, दिव्य, अलौकिक एवं सात्विक भावों से भरा हृदय था, वैसा हृदय मेरे पास कहाँ था। यही मेरी कमी थी। मैं अपने सौंदर्य पर मुग्ध इतरा रही थी और पद्मिनी के बाह्य सौंदर्य की तुलना कर अपने सौंदर्य के सम्मुख उसे तुच्छ मान रही थी, इस बात से बेखबर कि लघुता किसी महत्ता से अपनी तुलना कर रही है। अर्थात बाह्य सौंदर्य ही सब कुछ नहीं होता। पद्मिनी के पास बाह्य सौंदर्य के अतिरिक्त जो आंतरिक सौंदर्य था, पवित्र हृदय था, वही उसकी महानता थी। मैं स्वयं लघुता का साथ लेकर पद्मिनी की महानता की तुलना तुच्छ आधारों पर कर रही थी। राजा कर्ण एवं उनकी रूपवती रानी कमलावती के जीवन ऐश्वर्य का अंत तब होता है जब अलाउद्दीन खिलजी की सेना गुजरात पर आक्रमण करती है।
कविता के इस अंश तक कमलावती अपने विगत जीवन के सुख ऐश्वर्य का वर्णन कर पद्मिनी की कथा का उल्लेख करती हैं, क्योंकि चित्तौड़ के बाद गुजरात पर खिलजी सेना ने आक्रमण किया था और एक भयंकर परिवर्तन का सामना गुजरात नरेश एवं वहां की जनता को करना पड़ा था। कविता के अगले अंशों में आक्रमण के पश्चात गुजरात की दुर्दशा, कमलावती की प्रतिशोध भावना आदि का वर्णन किया गया है।